क्या महाराष्ट्र का चुनाव हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था? क्या महाराष्ट्र का चुनाव साजिशों के दम पर जीता गया? और क्या महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से एजेंसियों से साठगांठ करके जीता? जी हां, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को ऐसा ही लगता है और राहुल गांधी ने अपना पहला लेख लिखा है जो कि 15 अखबारों में 13 भाषाओं में छपा है। अब राहुल गांधी का यह पहला लेख आपके सामने। राहुल गांधी ने अपने इस लेख में आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात रखी है और इन आंकड़ों तथ्यों के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अब बीजेपी भी सामने आई है। बीजेपी की तरफ से खुद जो कमान संभाली है वो अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने संभाली है। वो क्या कह रहे हैं ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए राहुल गांधी के इसी लेख की बात करते हैं जो कि 13 भाषाओं में 15 अखबारों में छपा है और ये राहुल गांधी का पहला लेख है। मुझे कोई लेख राहुल गांधी का याद नहीं है, ये राहुल गांधी का पहला लेख है। अब इस पहले ही लेख में राहुल गांधी चुनाव आयोग पर, सरकार पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाते हैं। सबसे पहले ये देखिए राहुल गांधी ने जो लेख लिखा उसमें शुरुआत में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और बहुत ध्यान से, बहुत तथ्यों के आधार पर लिखा गया ये लेख है। राहुल गांधी लिखते हैं कि मैंने 3 फरवरी को संसद और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की थी। चुनावों को लेकर मैंने पहले भी संदेह जताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चुनाव में हर जगह धांधली होती है। महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं छोटी मोटी गड़बड़ियों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर की जा रही धांधलियों की बात कर रहा हूं। पहले भी चुनावों में कुछ अजीब तरह की चीजें होती थी पर 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पूरी तरह से विचित्र था। इसमें इतनी भयंकर धांधली हुई कि छुपाने की तमाम कोशिशों के बाद भी गड़बड़ी के स्पष्ट सबूत दिखते हैं। यदि गैर आधिकारिक जानकारी छोड़ दें तो भी आधिकारिक आंकड़ों से ही गड़बड़ियों का पूरा खेल सामने आता है। तो ये देखिए, अब आगे आप राहुल गांधी के पॉइंटर्स देख रहे हैं। राहुल गांधी का पहला जो पॉइंटर है वो इस पे लिख रहे हैं अंपायर तय करने वाली समिति में हेराफेरी। दरअसल राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अब जो चुनाव आयुक्त है उसको चुनने के लिए 2 सरकार के लोग और एक नेता विपक्ष, यानी कि जिसको चुनाव लड़ना है राहुल गांधी बता रहे हैं कि वही चुन रहा है कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। तो फिर ऐसे में हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। तो देखिए, एक तरफ गृह मंत्री और खुद प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इस पूरी प्रक्रिया से जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के उनको हटा दिया गया। यानी कि ये एक तय कर लिया गया कि जो भी चुनाव आयुक्त होगा वो हमारा होगा, यानी कि सरकार का होगा, और जो हम करवाना चाहते हैं वो हम करवा लेंगे। तो ये एक गंभीर आरोप राहुल गांधी का सबसे पहले पॉइंट पे, चुनाव आयुक्त को चुनने की चयन प्रक्रिया से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटा करके कैबिनेट मिनिस्टर को लाना, ये दरअसल साफ बताता है कि मंशा कैसी है। यानी कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वही तय करेंगे कि अंपायर कौन होगा, यानी कि जिन्हें मैच लड़ना है। अब सेकंड नंबर पर आ जाइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। अब यहां पर जरा आप ये एक चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जी वोटरों को मतदाता सूची में डाला गया। अब देखिए, राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि 2019 में 8 करोड़ 98 लाख मतदाता थे। मई 2024 जब लोकसभा के चुनाव हुए तब ये मतदाता 9 करोड़ 29 लाख हो गए। यानी कि 5 साल में 31 लाख का इजाफा हुआ है मतदाता सूची में। 31 लाख का इजाफा 5 साल में हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मई 2024 लोकसभा के चुनाव और नवंबर 2024 विधानसभा के चुनाव। मई 2024 से नवंबर 2024 तक ये जो इजाफा हुआ है, इन 5 महीनों में ये कितना हुआ है? 41 लाख का। 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े और 5 महीने में 41 लाख मतदाता बढ़ गए मतदाता सूची में। तो ये कैसे हो गया? ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट, कि मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अब ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने है जो राहुल गांधी ने भी शेयर किया है। 2009 में जो प्रोविजनल टर्नआउट था, प्रोविजनल टर्नआउट क्या होता है? जैसे ही देखिए इलेक्शन खत्म होता है, 6 बजे का जो वक्त रहता है, 6 लगभग 6:30 बजे के आसपास का, तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रोविजनल टर्नआउट रहता है कि इतना, मान लीजिए 60%,
70% जितना भी है वो एक प्रोविजनल टर्नआउट रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सारे आंकड़े अलग अलग बूथ से आ जाते हैं तो एक फाइनल टर्नआउट होता है जो रात में पता चल जाता है। और ये जो फाइनल टर्नआउट और प्रोविजनल टर्नआउट का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है। ये कितना डिफरेंस है देखिए, 2009 में क्या हुआ था, प्रोविजनल टर्नआउट था 60% और फाइनल टर्नआउट उससे कम था, 59.50 था, ये -0.50 था। 2014 में क्या हुआ, ये 62% था प्रोविजनल टर्नआउट, 63.08 था फाइनल टर्नआउट, ये 1.08 की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में क्या हुआ, 60.46 था प्रोविजनल टर्नआउट, फाइनल टर्नआउट था 61.10, डिफरेंस था 0.64 का। 2024 में क्या हुआ, ये वो साल था, पिछला साल, जब महाराष्ट्र में सत्ता विरोधी लहर बखूबी थी। लग रहा था कि इस बार तो चेंज होगा ही होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस बार सत्ता में तब्दीली होगी। और तब 2024 में प्रोविजनल टर्नआउट था 58.22 और फाइनल टर्नआउट था 66.05 और ये डिफरेंस है 7.83 का। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस कैसे हो गया, ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट राहुल गांधी ने उठाया वो चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग का उठाया कि कुछ जगह ऐसी थी जहां पर फर्जी वोटिंग हुई और उसी खेल को समझाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं पर अधिकतर नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। ये बूथ उन 85 विधानसभाओं के थे जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब था। तो यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी वोटिंग हुई। पहला पॉइंट राहुल गांधी उठा रहे हैं, सबूत छिपाने की कोशिश बाकायदा की गई है। सबूत छिपाने की कोशिश, चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी से दिया और या आक्रामक रवैया अपनाकर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग सीधे खारिज कर दी। तो ये स्पष्ट तरीके से वो 5 बातें जो राहुल गांधी ने लिखी और ये तथ्यों के आधार पर थी और ये आंकड़ों के आधार पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। अब क्या होना चाहिए, अब होना ये चाहिए कि चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आना चाहिए, क्योंकि तथ्यों के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग जवाब देगा। और जो राहुल गांधी का ये पहला लेख है इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी प्रतिक्रिया में जेपी नड्डा साहब जो लिख रहे हैं वो आपके सामने ये रहा, इंग्लिश में वो जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी's latest article is a blueprint for manufacturing fake narrative, यानी कि फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और ओइंग टू हिज सैडनेस वो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन ऑफ लूजिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद ये राहुल गांधी का उदासीन रवैया है और ये डेस्पिरेशन दिखा रहा है राहुल गांधी की। जो 5 पॉइंट राहुल गांधी ने लिखे और 5 पॉइंट के आधार पर ही जेपी नड्डा साहब जवाब दे रहे हैं। पहला स्टेप, कांग्रेस पार्टी हार रही है चुनावों के बाद चुनाव लगातार और ये बता रहा है कि ये उनकी निराशा का नतीजा है। नंबर 2, इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग ही कुक्स अप बिज़ारे कॉन्स्पिरेसीज, मतलब ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं फैक्ट और डेटा को। नंबर 4 पे वो लिख रहे हैं डिफेम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को विद जीरो प्रूफ। नंबर 5 पे लिख रहे हैं होप्स फॉर हेडलाइंस ओवर फैक्ट्स। सो पॉइंट इज दिस कि जो राहुल गांधी ने पॉइंट वाइज 5 बातें लिखी हैं, जेपी नड्डा साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। ये अपने ही 5 पॉइंट जेपी नड्डा साहब ने लिखे और वो लिख रहे हैं कि ये उनकी हताशा बता रही है, निराशा बता रही है, ये वो डिफेम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका अपमान कर रहे हैं। ही इज डूइंग दिस बिकॉज अ डिफीट इन बिहार इज सर्टेन। तो जेपी नड्डा ये भी लिख रहे हैं कि ये वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में भी उनको चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेसी डज नॉट नीड ड्रामा, डेमोक्रेसी को ड्रामा नहीं चाहिए, उसे डेमोक्रेसी को यानी कि लोकतंत्र को सच्चाई चाहिए। अब यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि अब तो बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं। हैरानी की बात क्या है, हैरानी की बात यह है कि जो पैटर्न है वो बहुत जल्दी बदल गया। 2024 में बड़ी डिफीट बीजेपी को महाराष्ट्र और यूपी में मिली। अब महाराष्ट्र में जो डिफीट मिली वो ठीक 5 महीने बाद वैसी नहीं थी, बम्पर सीटों से जिता दिया बीजेपी को वहां की जनता ने। अब सवाल ये उठता है कि एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे थे, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हैं वो कुछ और कह रहे थे, कुछ महाराष्ट्र से जुड़े ही पत्रकार हैं, मैं उनका भी
ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगी। पारुलेकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर 2024 को, यानी कि जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे, तभी लिखा था, चुनाव आयोग का नया करार, महाराष्ट्र में भाजपा की फिर एक बार लिख कर रख लो, ये उन्होंने कहा था। और जब ये महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके बाद से ही वो लगातार आक्रामक हैं कि ये पता था कि नतीजा ये होगा, और लगातार वो इस बात को उठा रहे थे कि फर्जी मतदाता लिस्ट में जोड़े गए। मैं राजू पारुलेकर का एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें राजू पारुलेकर ये कह रहे थे कि देखिए, ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अडानी के लिए इंपॉर्टेंट था। अडानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में चल रहे हैं, और अगर अडानी के प्रोजेक्ट्स के लिए ये बीजेपी का काला चिट्ठा खुल जाता अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती। इस लिहाज से तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव को जीतने में। और दूसरा जो पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया, वो शरद पवार का उठाया। उन्होंने कहा कि अडानी के घर पर मीटिंग हुई थी सरकार गिराने से पहले, जिसमें शरद पवार भी मौजूद थे, अजीत पवार मौजूद थे। तो ये जो शरद पवार हैं, ये ना सिर्फ महाविकास आघाड़ी के लिए एक किस्म से पीठ पे छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, और शरद पवार से अलग हो जाना चाहिए और शरद पवार को करारा जवाब महाविकास आघाड़ी को देना चाहिए। अब देखिए, ये तो 2 पॉइंट्स राजू पारुलेकर उठा रहे हैं। और देखिए, ये एक ट्वीट है, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे हुआ चुनाव। ये जो खबर थी ये बहुत ज़्यादा उन दिनों में फ्लोट हुई थी और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। धुले सीट पे एक गांव है अवदान, वहाँ लगभग 70% लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल बाबा को वोट दिया, लेकिन उन्हें मिला 0 वोट। अब गाँव के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि ये बातें हार से उपजी कुंठा का परिणाम है। और ये जो उनका पोस्ट है, ये 25 नवंबर 2024 का पोस्ट है। इतना ही नहीं, एक और वरिष्ठ पत्रकार है सोहित, उन्होंने भी इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया था, और ट्वीट करके अपनी बात उन्होंने सामने रखी कि किस तरह से जो धांधली है वो हुई है। सोहित ने लिखा था, महाराष्ट्र में जो नतीजे सामने आए हैं वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे थे। मैंने खुद 16 नवंबर को ट्वीट करके कहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन खुद बीजेपी वालों को नहीं पता था कि ऐसे नतीजे आएंगे। और एक और वरिष्ठ पत्रकार है दीपक शर्मा, वो लिख रहे हैं कि हार जीत होती रहती है, पर महाराष्ट्र के नतीजे सचमुच में चौंकाने वाले हैं। ये परिणाम चुनावी एक्सपर्ट्स की समझ से परे है। अब देखिए, वो एक चार्ट लगा रहे हैं, ये ब्लू वाला जो पूरा हिस्सा वो लगा रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी को मिला था, और ये जो ऑरेंज सीट्स है ये मिली थी महायुति गठबंधन को, यानी कि जो बीजेपी के गठबंधन के साथी है, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को। अब 5 महीने बाद इतना डिफरेंस आ गया कि ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादातर जगहों का जो कलर है वो ऑरेंज हो गया, और जो ब्लू कलर है वो बहुत कम रह गया। एक और चीज़, अब मैं आपके सामने एक ट्वीट रखना चाहूँगी योगेंद्र यादव जी का, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावों का विश्लेषण बहुत बेहतर करते हैं। उन्होंने लिखा था 28 नवंबर 2024 को, उन्होंने लिखा था महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों पर कि ये अनुमानों से परे हैं। 14% का बड़ा अंतर, भाजपा और महाविकास आघाड़ी के बीच ये अंतर ऐतिहासिक और सभी अनुमानों से परे है। सेकेंड पॉइंट वो लिख रहे हैं, परंपरागत पैटर्न का टूटना, शहरी और ग्रामीण और क्षेत्रीय विभाजन जैसे परंपरागत पैटर्न इस बार पूरी तरह से गायब दिखे, यानी कि शहरी इलाके और जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर बीजेपी को जो वोट मिले वो लगभग इक्वल थे। लोकसभा से विधानसभा तक बड़ा बदलाव, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ जाएगा, ये तो अभूतपूर्व है और असामान्य अंतर लगता है। क्या ये केवल चुनावी रणनीति का परिणाम है या इसके पीछे कोई बड़ा एक्स फैक्टर भी है? चर्चा इन परिणामों के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर, तो वो उन्होंने भी इसका बहुत विश्लेषण किया था, तो लगातार बातें उठ रही थी। अब फाइनली राहुल गांधी ने ये लेख लिखकर इस मामले को और हवा दी है और तूल दिया है। अब इंतजार रहेगा, चूंकि राहुल गांधी आंकड़ों के साथ सामने आए हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, और क्या तथ्यों के आधार पर ही, क्या आंकड़ों के आधार पर ही सरकार की तरफ से जवाब आएगा, क्या आंकड़ों के आधार पर ही चुनाव आयोग जवाब देगा? ये इस वक्त बड़ा सवाल है, चूंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो तटस्थ भरोसा है वो बना रहना चाहिए, और इस तरह की जो सवाल हैं कि चुनावी धांधली इतनी हद तक हो रही है, इतनी गड़बड़ी हो रही है, और इस लेवल तक जो चुनावी प्रक्रिया है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो ये वाकई लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। उम्मीद यही है कि आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग जल्दी जवाब देगा इस पर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।